नमस्कार। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सच्चिदानंद जोशी भारतीय संस्कृति और कला के एक विद्यार्थी के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ और संस्कृति कैसे समाज में परिवर्तन ला सकती है, हाउ द कल्चर ट्रांसफॉर्म्स द सोसाइटी, इसके ऊपर कुछ देर आपके साथ बात करूंगा। अपने अनुभव को आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के लिए आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आप सभी से स्वस्थ रहने की प्रार्थना करता हूं। जैसे निर्देश हमें घरवास के, लॉकडाउन के मिलते हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग के मिलते हैं, उनके अनुपालन का अनुरोध करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम सोचें कि संस्कृति का हमारे लिए महत्व क्या है। उससे पहले हम ये भी जानने की कोशिश करें कि हाउ इंडिया इज एक्नॉलेज्ड और हाउ इंडिया इज नोन इन द वर्ल्ड, हाउ इंडिया इज अंडरस्टूड इन द वर्ल्ड। भारत की विदेश में, पूरे विश्व में छवि क्या है? क्या हम एक सामरिक राष्ट्र हैं? क्या हमारी युद्ध क्षमता जो है इतनी महत्वपूर्ण है? क्या हमारी सैनिक क्षमता इतनी महत्वपूर्ण है जिसके कारण हमें विश्व में जाना जाता है? या हमारी आर्थिक स्थिति, आर वी अ वेरी बिग और वी अ वेरी प्रोमिनेंट इकोनॉमिक पावर? आर वी अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पावर? क्या हमारी वैज्ञानिक क्षमता, वैज्ञानिक शक्ति इतनी महान है जिसके कारण हमें पूरे विश्व में जाना जाता है? या हमारी भौगोलिक सीमाएं पूरे विश्व में इस तरह की हैं जिसके कारण जाना जाता है? एंड इफ यू ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में आप कभी भी जाएं, कहीं भी जाएं, जो पहला वाक्य आपको आपके देश के बारे में सुनने को मिलता है, आपको अपने देश के बारे में जानने को मिलता है, वो ये कि या यू आर फ्रॉम इंडिया, यू हैव अ ग्रेट कल्चर। आप भारत से हैं और आपकी संस्कृति बहुत महान है। लोग आपके साथ संस्कृति को लेकर कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, संस्कृति को लेकर कहीं ना कहीं आपके आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, अपनत्व महसूस करते हैं, पूरे विश्व के लोग। और अगर मैं कहूं कि सिर्फ अपनत्व ही महसूस नहीं करते, कहीं ना कहीं वो आपकी संस्कृति की संपदा से, आपके सांस्कृतिक वैभव से कहीं ना कहीं मन में मीठी ईर्ष्या भी करते हैं। तो ये भी कोई बात गलत नहीं होगी। तो उसको समझने की कोशिश की, हमारा सांस्कृतिक वैभव ही हमारी पहचान है पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं बैंकॉक एक यात्रा पर गया था और यात्रा के दौरान चूंकि हम लोग घूम रहे थे सैलानियों की तरह, तो एक और परिवार मिला। मालूम पड़ा कि वो रोमानिया के एम्बेसडर हैं, राजनयिक हैं। और उन्होंने जो पहला वाक्य कहा वो यही कहा कि यू आर फ्रॉम इंडिया, यू हैव अ ग्रेट कल्चर। आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक परंपरा है, वो बहुत महान है। और उन्होंने एक और जो बात महत्वपूर्ण कही वो ये कही कि इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड विच हैज नेवर इन्वेडेड एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसने कभी किसी और देश पर आक्रमण नहीं किया। और क्यों आक्रमण नहीं किया, इसका जो कारण उन्होंने बताया वो एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा कि यू डिड नॉट इन्वेडेड एनी अदर कंट्री बिकॉज यू वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर कल्चरल वेल्थ। आप अपनी सांस्कृतिक क्षमता, सांस्कृतिक वैभव से, उसके बारे में इतने ज्यादा आप आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि आपको ऐसा लगता ही नहीं था कि किसी और के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। इसलिए हमने देखा कि भारत ने इतने वर्षों की गुलामी सहने के बाद भी, लगभग 900 साढ़े 900 साल की गुलामी भारत ने सही, अलग अलग आक्रांताओं ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, राज किया, उसके बावजूद भी भारत का जो सांस्कृतिक वैभव है, भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, भारत की जो सांस्कृतिक ख्याति है, उसके कारण भारत आज भी पूरे विश्व के सामने सिर उठाकर खड़ा है। वी हैव एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड वेयर countries have invaded other countries
and they not only politically ruled the countries but also psychologically, religiously, sociologically also ruled the world. और इसलिए हम देखते हैं कि बड़ी से बड़ी शक्तियां भी, बड़े से बड़े साम्राज्य भी कई बार इस तरह के आक्रमण के आगे नतमस्तक होकर डह जाते हैं। ग्रीस हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज आपको ग्रीस की जो पुरातन संस्कृति है, ग्रीस की जो पुरातन सभ्यता है, जी ग्रीस का पुरातन जो धर्म है, उसके अवशेष भी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। वो मिलते हैं आपको मॉन्यूमेंट्स में, बट वो सामाजिक जीवन में नहीं देखने को मिलते। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, दर्शन के लिए सिर्फ रखी गई है, उसके सांस्कृतिक वैभव के लिए नहीं है। उनके रोजमर्रा के जीवन में उस वैभव का कहीं भी परिचय नहीं होता। ये सिर्फ भारत की शक्ति है, जिसके पास इतना विपुल सांस्कृतिक वैभव था, जो इतने बड़े आक्रमण के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज इन्वेजन एंड फॉरेन रूल, वो हमारे तन पर तो राज कर पाए, वो हमारे मन पर राज नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, इन आक्रमणों के बाद आक्रमणकारी भी बहुत सारे भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा के रंग में रंग गए। बजाय इसके कि वो हमको अपने रंग में रंगते, हमने उन्हें अपने रंग में रंग लिया। ये हमारा सांस्कृतिक वैभव है। महर्षि अरविंद ने एक जगह कथन किया है, When we look at the past of India, what strikes us next is her stupendous vitality, her inexhaustible power of life and joys of life, her almost unimaginably prolific creativeness. For 3,000 years at least, it is indeed much longer, she has been creating abundantly and increasingly, lavishly, with an inexhaustible, many-sided republics and kingdoms and empires and philosophers and cosmogonics and science and creeds and arts and poems and all kinds of monuments, places and temples and public works, communities and societies and religious orders, laws and codes and rituals, physical sciences, system of yoga, system of politics and system of administration, art, spiritual and worldly trades, industries, fine arts. The list is endless, and in each item there is almost a plethora of activity. भारत की जो विशाल रचनात्मक संपदा है, इतनी जो विशाल सांस्कृतिक वैभव है, जिसका वर्णन महर्षि अरविंद अपने एक पैराग्राफ में करते हैं, उसको देखने और समझने की जरूरत है। इतनी ज्यादा चीजों की निर्मित भारत ने अपने सांस्कृतिक वैभव के दौरान की है कि पूरे विश्व में उसे मिटा पाना बहुत कठिन है। और वही जो सांस्कृतिक संपदा और वैभव है, उसी के कारण भारत को आज भी पूरे विश्व के सामने इतनी कठिन, जो हम कोविड-19 की जो चुनौती है, कोरोना की जो चुनौती है, उसके साथ मुकाबला करने का साहस देती है, क्षमता देती है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा हो रही है। पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा क्यों हो रही है, इसे भी समझना चाहिए। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, बहुत समर्थ नेतृत्व है, एक दृढ़ निश्चयी नेतृत्व है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे पास इतनी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक थाती है, सांस्कृतिक वैभव है, सांस्कृतिक परंपरा है। Our cultural traditions and roots, which has taught us to live life in a more decent and cultured way, in a structured way, that has led us to fight with this kind of a pandemic. पूरा विश्व आज भारत की ओर अचंभे से देखता है, आश्चर्य से देखता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि भारत जैसा विशाल देश, जिसकी इतनी विपुल सांस्कृतिक परंपरा है और इसका इतना ज्यादा विस्तार है, इतनी जनसंख्या है, कैसे ये मुकाबला करेगा इस चुनौती का। और भारत ने विश्व को बताया कि हम कैसे मुकाबला कर सकते। तो इसे समझने की बात है। और जब हम संस्कृति कहते हैं, तो दरअसल वो संस्कृति है क्या, उसे भी जानना चाहिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य से, छोटे से बीज से बहुत बड़ा फल देने वाला वृक्ष बन जाता है। और यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि संस्कृति हमारी पूरी जीवन की दृष्टि को जिस तरह से व्यापक बनाती है, जीवन की दृष्टि को जिस तरह से पूरा आकार देती है, वो सोचने वाली, समझने वाली बात है।
और इसीलिए संस्कृति और अर्थशास्त्र ये दोनों एक तरह से समानांतर चलते, इसमें से किसी एक को चुनकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सिर्फ अर्थशास्त्र के कारण या फिर सिर्फ आर्थिक चीजों को आगे बढ़ाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक उसके साथ संस्कृति का ताना बाना नहीं होगा, क्योंकि वही जीवन की दृष्टि दिखाता है, वही हमें सिखाता है कि हमें कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। बिकॉज कल्चर इज अ रिपोजिटरी ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स of what all has been created either in tangible or intangible forms in a particular time and becomes a source of communication for all generations to come. Culture usually consists of beliefs, behavioral patterns, objects, customs, traditions, attitudes, values, norms, ideas, symbols, and other characteristics common to the members of the particular society. Through culture, people and groups define themselves confined to society, society's shared values, and contribute to society. We have seen that the Indian society has subscribed to these words and followed them in word and spirit. ये हमारी संस्कृति है। दुर्भाग्य से जब कभी हम संस्कृति की बात कहते हैं तो संस्कृति को हम एक बहुत छोटे से दृष्टिकोण से, सिर्फ उसके प्रदर्शनकारी पक्ष को, जो हमें कहीं ना कहीं लुभाने वाला पक्ष है, उसको ही सिर्फ हम ध्यान में रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का एक एक तंतु, हमारी सांस का एक एक सांस, एक एक कतरा जो है, वो कहीं ना कहीं संस्कृति के पूरे मूल मंत्र में नहाया हुआ है। और इसीलिए हमारी जो पूरी की पूरी शिक्षा पद्धति थी, जीवन पद्धति थी, वो पूरी की पूरी संस्कृति आधारित हुआ करती थी। उसमें संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंश रहता था। आज दुर्भाग्य से उन सारी बातों को भूलकर हमने संस्कृति को सिर्फ एक बहुत छोटे से दायरे में देखने का अभ्यास शुरू कर दिया है। और इसीलिए हमें कई बार लगता है, और ये हम बार बार जो यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट हैं या यूरोपियन पॉलिटिशियंस हैं, उनके जार्गन्स का इस्तेमाल करके संस्कृति को सॉफ्ट पावर कहना शुरू कर देते। भारत के लिए संस्कृति सॉफ्ट पावर नहीं है, भारत के लिए संस्कृति स्ट्रांग पावर है। भारत के लिए संस्कृति वो तत्व है, हमारे जीवन का वो तंतु है जो हमें आगे ले जाने वाला है। उस स्ट्रांग पावर को हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे सीखते हैं, इसी से आगे बढ़ा जा सकता है। और उसे समझने के लिए, संस्कृति को देखने के लिए, समझने के लिए किसी बहुत अलग से ज्ञान प्राप्त करने की, बहुत बड़े ग्रंथों को देखने की जरूरत नहीं है। अगर हम हमारे जीवन को ही, रोज रोज के जीवन को ही देखते रहेंगे तो भी हमें वो संस्कृति के तंतु वहां पर प्राप्त होते हैं। छोटे छोटे से संस्कारों में कहीं ना कहीं संस्कृति के बीज हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जीवन शैली पर आधारित है। आज जब लोगों से कहा जाता है कि हाथ धोकर खाना खाइए, नहीं तो आपके हाथ से जीवाणु चले जाएंगे, तो लोग भय से कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हमारी संस्कृति में पहले से ये सारी चीजें निर्धारित नहीं थी? घर में घुसने के पहले हाथ मुंह धोना, घर के बाहर हाथ मुंह धोना, ये क्या हमारी संस्कृति में पहले से नहीं था? प्रणाम करना क्या हमारी संस्कृति में पहले से नहीं था? ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं संस्कृति के मूल मंत्रों में सिखाई और बताई गई थी। लेकिन हम पता नहीं, शायद वैश्विक आंधी में, शायद अपने आप को विकासशील कहलाने की आंधी में, शायद अपने आप को प्रगतिशील कहलाने की आंधी में, हम ऐसी चीजों का अनुसरण कर बैठे जो कहीं भी हमारे दिल के, हमारे हृदय के, हमारे मन के करीब नहीं थी, हमारे संस्कारों में नहीं थी। और जो बात हमारे संस्कारों में नहीं थी, उसे हमने ऐसे ओढ़ लिया मानो कि हम जन्मतः ही उस तरह की चीजों में पले बढ़े। आज जब चुनौती आई तो हमने महसूस किया कि जैसे ही हम एक बार फिर से हमारी उन पुरानी चीजों की ओर लौटे, हमने अपने आप को बहुत अधिक कंफर्टेबल पोजीशन में दूसरों की तुलना में पाया। और दूसरों की तुलना में कंफर्टेबल पोजीशन में हम इसलिए रहे क्योंकि हमारे पास वो धरोहर, वो थाती हमारे पूर्वजों की थी। तो उस तरह की जो संस्कृति है, वो दरअसल सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है। इस दृष्टि से संस्कृति हमारे मन का मन और प्राणों का प्राण और शरीरों का शरीर होती, ऐसा वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं।
और इसलिए उसे किसी तरह से हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे प्राण से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वो तो कहीं ना कहीं गुथी हुई है हमारे साथ, हमारे हमारे रोज के जीवन में। अब आप संध्या बाती करते हैं, शाम को भगवान को दिया लगाते हैं, घर के आगे छिड़काव करते हैं, सुंदर रंगोली डालते हैं, एक घर को एक स्वागत की मुद्रा में, वेलकम की मुद्रा में लाते हैं। ये सब संस्कारों की देन है, संस्कृति से आती है। और क्यों आती है? क्योंकि उससे हम बहुत सारी वैज्ञानिक चीजें भी कर रहे होते हैं। ये कोई आडंबर नहीं है, ये दिखावा नहीं है। इसके साथ, हर एक चीज के साथ एक वैज्ञानिक विश्लेषण भी है, तर्क भी है। और उस तर्क को, उस विश्लेषण को जानकर अगर हम उन सारी चीजों को करते हैं तो वो सारी चीजें हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं, सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। तो उस विश्लेषण को देखने की जरूरत है। और जब हमारी एक किसी विशिष्ट संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की हो जाती है तो हमारे सोचने का दायरा, हमारे विचार की परिधि बढ़ जाती है, विस्तृत हो जाती है, विशाल हो जाती है। हम ऐसी कई चीजों को देख समझ सोच सकते हैं जो सामान्य तौर पर हमें नहीं दिखती समझती। और हम उनको जब देखते, समझते, सोचते हैं तब हमें सच में महसूस होता है कि हम उस परंपरा को किस तरह से अंगीकृत करके अपने जीवन में लाएं। ये जो महत्वपूर्ण बात है, उसको सोचकर अगर हम संस्कृति को कहीं ना कहीं देखेंगे तो शायद हमारा जीवन को जीने की हमारी दृष्टि बहुत अधिक बदल जाएगी। और ये मौजूदा हालात में, क्योंकि हम एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रश्न से जूझ रहे हैं, एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय आपदा से जूझ रहे हैं। और ये एक ऐसी विचित्र आपदा है जिसमें शत्रु अदृश्य है, अज्ञात है। अज्ञात इसलिए कह रहा हूं कि मालूम नहीं कि शत्रु आपको किस कोने से आपके ऊपर हमला करने वाला है, किस तरह का हमला करने वाला है। हम अभी भी इस तरह से तैयार नहीं हुए हैं कि हम उससे लड़ने के बहुत ठोस उपाय ढूंढ पाए। हम सिर्फ बचाव के उपाय ढूंढ रहे हैं, उसे समाप्त करने के उपाय नहीं ढूंढ रहे हैं। लेकिन उस बचाव के लिए हमारी जो सांस्कृतिक खाती है, सांस्कृतिक ताना बाना है, वो हमें मदद करता है। और इसलिए किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धर्म होता है उसकी संस्कृति की साधना। और उसके लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है कि कैसे हम अपनी संस्कृति की साधना करें, कैसे हम उसे थाम के रखें, कैसे हम उसे रोक के रखें। और यह भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संस्कृति है वो एक तरह की फ्लोइंग, एक तरह की बहती हुई धारा है, जो रुक गई, जो स्टैटिक है, जो स्थिर हो गई, जो जड़ हो गई, वो संस्कृति नहीं है। जो अविरल प्रवाह में रहती है, जिसमें नित्य नूतन चिर पुरातन दोनों चीजों का समावेश है, जिसमें नई चीजें भी जुड़ेंगी और पुरातन चीजें भी अपने आप कहीं ना कहीं जारी रहेंगी, तब वो संस्कृति जो है वो एक तरह की प्रवाहमान संस्कृति होती है, जो भारतीय संस्कृति है। एंड दिस हैज बीन द हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर, that it has always flown along with the time। और समय के साथ इसने अपने अंदर अलग अलग तरह के परिवर्तन किए। फिर भी चाहे जीवन का कोई भी पक्ष हो, जीवन की कोई भी धारा हो, हर जगह जीवन की हर धारा में, हर पक्ष में हमने उस संस्कृति का कहीं ना कहीं साक्षात्कार किया है। और ये संस्कृति सिर्फ मैं और मेरा इसी देखने तक सीमित नहीं है। इस संस्कृति की व्यापकता पूरे विश्व में समाहित है। पृथ्वी सूक्त में यही कहा गया कि नानाविध लोग हैं, पूरे विश्व में नानाविध लोग हैं, अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग संस्कृति के हैं, अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग पहनाव के हैं। ये सारे नानाविध लोग इस पृथ्वी पर विद्यमान हैं और वो सब मेरे अंदर समाहित है। इतना बड़ा दर्शन भारतीय संस्कृति का, इस तरह भारतीय संस्कृति ने कभी एकांगी होकर नहीं देखा। इसलिए कहा कि अयम निजो परेविति गणना लघु चेतसा। ये छोटी बुद्धि के लोगों का काम है जो इस बात को सोचते हैं कि दिस इज माइन, दिस इज योर्स, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये बहुत छोटे लोग सोचते हैं।
उदार चरिता नाम, तो जिनका चरित्र, जिनका विचार उदार है, वो पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मानते हैं। और इस कुटुंब की अवधारणा को भी सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही बहुत अच्छी तरह से समझा गया है। विदेशों में मी एंड सोसाइटी, मैन एंड सोसाइटी के कॉन्सेप्ट है, जहां पे व्यक्ति के बाद सीधे समाज आता है, उसमें परिवार की चर्चा नहीं होती। भारतीय संस्कृति में परिवार की चर्चा होती। और आज हमने देखा जो घरवास है, जो हमारा लॉकडाउन है, उस दौरान हमने महसूस किया कि ये परिवार ही था, ये परिवार की परंपरा ही थी, ये परिवार की थाती थी, जिसने हमें इस कठिन समय में एक साथ रहने में मदद की, एकजुट रहने में मदद की, एकाकार रहने में मदद की। और ये परिवार हमारा सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रहा, इस परिवार को हमने बंधनों के बावजूद विस्तार दिया, और बंधनों के बावजूद ऐसा विस्तार दिया जिसमें हमारे पड़ोस में रहने वाले बड़े बुजुर्ग भी आए, हमारे साथ आगे पीछे रहने वाले कुछ ऐसे लोग भी जिनकी तबीयत खराब है वो भी आए, या जो किसी परेशानी में है वो भी आए। और ऐसे हमने अनेकों उदाहरण देखे, ऐसे अनेकों उदाहरण देखे जहां पर हमारा जो ये बड़ा बृहत्तर परिवार है, जो एक्सटेंडेड फैमिली है, कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए, एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। और इसीलिए ये कठिन समय, ये जो घरवास का, ये जो लॉकडाउन का समय है, ये हमें एक तरह से पुनः जोड़ने के समय के रूप में दिखा, एक तरह से हमारे संबंधों को, हमारे रिश्तों को, हमारे बंधनों को मजबूत करने वाले समय के रूप में दिखा। विदेशों में आज इस लॉकडाउन को लेकर दूसरी समस्याएं उपज रही हैं। वो सब चिंतित हैं, ये जो लोनलीनेस है, ये अकेलापन है, ये व्यक्ति के अंदर एक दूसरे अपने आप को चीजों को खाने का समय है, व्यक्ति इतना घुल रहा है अंदर ही अंदर, उसका समय है। तो अब वो पूरा यूरोप जो है वो कहीं ना कहीं इस समस्या से ज्यादा जूझ रहा है कि मेडिकल पेंडेमिक जो है, आपदा जो है, उसको तो हम देख लेंगे, ये जो साइकोलॉजिकल पेंडेमिक है उससे कैसे उबरा जाए। सौभाग्य से भारत में ये समस्या नहीं होगी। भारत में तो हमारे लिए समस्या ये थी कि एक इंसान को एक इंसान से दूर कैसे रखा जाए, कैसे कहा जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात न करे, छुए नहीं, कैसे कहा जाए कि आप अपने घर में बंद रहिए। हम लोगों की जो सामाजिकता है, भावनात्मक सामाजिकता है, वो हमें इतना मजबूत आधार प्रदान करती है कि हम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते। और इसलिए जब यूरोप के देश में ये संकट है कि हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से कैसे उबरे, भारत में अभी वो संकट नहीं है, क्योंकि हमने हमारी परिवार की थाती को इतना मजबूत बना लिया। वो तो एक दुखद पहलू था कि कुछ टेक्नोलॉजी के अति प्रभाव के कारण हम हमारे परिवार में ही कहीं ना कहीं बिखरते से जा रहे थे। भारत के कई मध्यम वर्गीय परिवारों में, कई उच्च वर्गीय परिवारों में ये दृश्य बहुत आम हो गया था कि एक ही कमरे में बैठकर पिता, माता, बेटा, बेटी चारों एक ही कमरे में बैठे हैं, टीवी भी चल रहा है, लेकिन चारों में से कोई भी टीवी नहीं देख रहा है, चारों अपने अपने मोबाइल फोन पर कहीं ना कहीं इधर उधर बात करने में लगे। यानी कमरे में एक हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपना विश्व अलग से गढ़ रहा है। भारत में ये भी शुरू हो गया कि माँ ने अपने बेटे को पास में बैठाकर उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए, दुलार देने की बजाय फेसबुक पर उसे बधाई देना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार फिर से अब समझ में आया कि नहीं, परिवार का जो बंधन है, जो फैमिली बॉन्ड्स, द रिलेशनशिप बिटवीन द फैमिलीज, दे हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड, बिकॉज दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अवर कल्चर। वो हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे महान शक्ति। अगर हम उस शक्ति को कहीं ना कहीं संगठित करेंगे, संग्रहित करेंगे, तो वो हमें आगे ले जाने का काम करेगी। और हमने देखा कि इस घरवास के दौरान उस संगठित शक्ति ने हमें बहुत बल दिया है। इसलिए हमको ये और समझना पड़ेगा कि संस्कृति को अपने जीवन में ढालना, उतारना हम कैसे अनुभूत कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत बड़े उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत शास्त्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होती।
मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे पूर्वज कहते थे कि प्रकृति के साथ आत्मसात हो, प्रकृति के साथ एक होकर एकाकार होकर रहो, तो हमें समझ में नहीं आता था। हमें अवसर भी मिलता था तब भी हमें समझ में नहीं आता था कि हम प्रकृति के साथ कैसे एकाकार हो सकते। हम मॉर्निंग वॉक पर भी जाते थे तो कान में मोबाइल में स्पीकर लगा के कोई और भजन सुन रहे होते थे, बजाय इसके कि हम प्रकृति के उस नाद को सुने जो प्रकृति ने हमारे लिए विशेष रूप से तैयार किया। हम भूल जाते थे कि पक्षियों का कलरव, पत्तों की खड़खड़ाहट, हवा के सरसराने से और पशुओं के कहीं इधर उधर सूखी पत्तियों पर चलने से भी एक नाद, एक संगीत उत्पन्न होता है। और संभवतः वो संगीत, उससे बेहतर संगीत संभवतः दुनिया के किसी रिकॉर्ड कंपनी ने या किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं बनाया होगा। फिर हम दुर्भाग्य से उस संगीत को सुनना भूल जाते हैं। इसी तरह मुझे बहुत, ये उदाहरण मैं कई बार देता हूं, लेकिन बार बार देने से भी उस उदाहरण के महत्व में कहीं कोई कमी नहीं आती। कोई मुझसे पूछता था कि आपकी दृष्टि से सबसे अच्छा संगीत कहाँ से उत्पन्न होता है, तो मुझे लगता था कि जब घर में रोटी बनती है और घर की गृहिणी रोटी बनाती है, चकले पर जब रोटी बेल रही होती हैं और चकले में हम जानते हैं कि थोड़ा सा प्ले रहता है, खटपट खटपट आवाज आती है, तो चकले की खटपट, उस गृहिणी के चूड़ियों की खनक, तवा, चिमटा, फिर वो तवे पे से रोटी उल्टेगी, फिर चिमटे से तवा उठाया जाएगा, फिर वो आंच पर सेकी जाएगी, और इन सब का जो एक रिदम बनता है, उस सारे रिदम को अगर आप कभी सुने तो मैं नहीं समझता कि दुनिया में इससे श्रेष्ठ संगीत कहीं उपजता है, दुनिया में इससे श्रेष्ठ कोई सृष्टि होती। तो इस नाद को अनुभूत करने की भी तो क्षमता हम लोग कहीं ना कहीं अपने अंदर भूलते चले जा रहे हैं। उस नाद को हम कैसे अपने अंदर जागृत करें, उस संगीत को हम अपने अंदर कैसे अनुभूत करें, उस संगीत को कैसे अपने अंदर आत्मसात करें, ये भी हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। इन तत्वों को हमें देखना है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण थाती, इतनी महत्वपूर्ण धरोहर छोड़ दी है कि हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ईशोपनिषद का पहला जो सूक्ति है, पहला मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंतम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता। ये महात्मा गांधी ने स्वयं एक जगह लिखा कि अगर दुनिया के सारे शास्त्र भी समाप्त हो जाए तो सिर्फ इस एक मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो पूरी की पूरी दुनिया को एक बार फिर से सुव्यवस्थित कर सकती, पूरी दुनिया के समस्त शास्त्रों को, समस्त विचारों को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकते, पूरी दुनिया को चला सकते। इतना सुंदर, इतना महत्वपूर्ण दृष्टांत महात्मा गांधी ने अनुभूत करके दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने ही कहा कि द अर्थ हैज इनफ टू सेटिस्फाई एवरीबडीज नीड्स, बट इट डज नॉट हैव इनफ टू सेटिस्फाई एनीबडीज ग्रीड्स। पृथ्वी के पास इतना है कि हर एक की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, और कर रही है। प्रकृति ने हमें इतना दिया है, पर हमने अपने लालच से प्रकृति से जो ज्यादा ले लिया है, उसे सोचने की जरूरत है। और वो कब सोचने की जरूरत है? वो इसलिए सोचने की जरूरत है कि ये जो मौका है, ये जो घरवास का अवसर है, इस घरवास के अवसर ने हमें हमारे उन सभी मूल तत्वों का एक बार फिर से स्मरण कराया, उन सभी मूल तत्वों को एक बार फिर से हमारे अंदर रिवाइज कराया है, रिवाइंड किया है, और हमने सबने उसे महसूस भी कर लिया है। बहुत सुंदर लगता है जब कोई कहता है कि गंगा जी इतनी स्वच्छ हो गई हैं कि आप तलहटी देख सकते हैं, हरिद्वार में गंगा जी इतनी स्वच्छ हो गई हैं कि आप तलहटी देख सकते हैं। बहुत आनंद होता है जब कोई कहता है कि जालंधर से आप हिमालय देख सकते हैं। बहुत आनंद होता है जब कोई कहता है कि पूरे के पूरे शहर के तालाब आपको ऊपर से देखेंगे तो एकदम नीले नजर आते, आकाश नीला नजर आता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन दायित्व इस बात का है कि यह सुंदरता अब बरकरार रहे, ये सुंदरता ऐसी ही आगे चले। क्या इसके लिए हमने कहीं कोई मैकेनिज्म, इसके लिए कहीं कोई विचार, इसके लिए कहीं कोई हमारे अंदर उद्वेलन हुआ है? एक छोटा सा उदाहरण है, अभी पिछले हफ्ते शराब के ठेके खुल गए,
और शराब के ठेके खुल गए और हमने देखा कि किस तरह की भीड़ वहां पर शराब लेने के लिए लोगों की उपस्थित हुई। सारे हमारे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स धरे के धरे रह गए, हमारे सारे संयम के सूत्र धरे के धरे रह गए, हमारे वो सारे उदाहरण शिक्षा के धरे के धरे रह गए। हम नहीं सोच पाए कि ये सारी चीजें जिनकी अभी हम कुछ देर पहले तक प्रशंसा कर रहे थे कि हमने कितने संयम से इतने दिनों तक अपना जीवन व्यतीत किया है और अब हमें समझ आ गई है कि जीवन को आगे कैसे चलाना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें वहीं धरी रह गई और हम सब ने वो सारे बंधन तोड़कर एक बार फिर से बुरी तरह टूट पड़े। तो ये सोचने की बात है कि क्या क्या इन सब से हम सचमुच कुछ सीख कर हमारे जो सांस्कृतिक आधार हैं उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं? तेन तकतेन भुंजिता की बात को कहीं ना कहीं क्या हम आत्मसात कर रहे हैं? क्या हम सचमुच सोच पा रहे हैं कि उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम की बात कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उतर रही है, या सिर्फ अभी भी वो एक एक ट्रांजिशनरी फेज है जहां पर हम थोड़े समय बाद फिर वैसे के वैसे हो जाने वाले हैं जैसे हम थोड़ी देर पहले थे, कुछ समय पहले थे। इन सब बातों के जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे हमारे समाज का परिवर्तन, और हमें हमें ये सारी शक्ति हमारी सांस्कृतिक दृष्टिकोण में, सांस्कृतिक धरातल में प्राप्त हुई है, इसलिए हमें उसको रखना, उसको अपने साथ आत्मसात करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो कुछ है वो यही होने वाला है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहा गया है। कोई चीज नई नहीं आने वाली है। तो जब कोई चीज नई नहीं आने वाली है तो हमें हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से उन सारी चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है और उसका स्थान हमारे जीवन में कैसा हो, उसे देखने की आवश्यकता है। और ये सारी बातें, ये सारा मूल मंत्र हमें संस्कृति सिखाती। फिर वो चाहे अपरिग्रह का मूल मंत्र हो, चाहे सत्य निष्ठा का मूल मंत्र हो, चाहे आस्तेय का मूल मंत्र हो, चाहे किसी भी संयम का मूल मंत्र हो, सदाचार का मूल मंत्र हो, सद्भाव का मूल मंत्र हो। और इन सब के सशक्त उदाहरण हमारे सांस्कृतिक ताना बाने में, हमारे सांस्कृतिक धरोहर में प्राप्त होते हैं। और उन सारे मूल मंत्रों को अगर हम साथ में लेकर चलते हैं, साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें जीवन को जीने की एक नई दृष्टि मिलती, हमें जीवन को जीने की एक व्यापक दृष्टि मिलती, हमें जीवन को जीने की एक सकारात्मक दृष्टि मिलती। इसलिए उसमें कोई न्यूनता बोध करके उस संस्कृति को देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए जब हम संस्कृति के बारे में विचार करें तो सिर्फ उसके प्रदर्शनकारी पक्ष को लेकर विचार करना बिल्कुल भी गलत होगा, अन्याय होगा। भारत की दृष्टि से संस्कृति सॉफ्ट पावर नहीं है। हमारे हर क्षेत्र में हमने देखा है कि संस्कृति का महत्वपूर्ण दखल रहा है। हमको मालूम है कि भारत में सिर्फ अगर पाक शास्त्र, सिर्फ अगर भोजन बनाने की कला के ही डॉक्यूमेंटेशन को किया जाए तो मुझे लगता है कि विश्व में उससे बड़ा ग्रंथ नहीं होगा। और भोजन बनाने को भी बात जाने दीजिए, सिर्फ थालियों को सजाने के ही कौशल की बात करें तो भारत में थालियों को सजाने के कौशल की इतनी व्यापक परंपराएं हैं और हर एक परंपरा का इतना व्यापक महत्व है कि उसका अपने आप में एक अनूठा संग्रह हो। और हर एक परंपरा के पीछे एक लॉजिक है, उसका एक विज्ञान है, और वो विज्ञान उस क्षेत्र, उस परिवेश से कहीं ना कहीं सापेक्ष है। भारत के दो प्रांत हैं, राजस्थान और गुजरात। एक प्रांत में पापड़ भोजन से पहले खिलाया जाता है और एक प्रांत में पापड़ भोजन के बाद खिलाया जाता है। दोनों प्रांत लगे हुए, लेकिन इन दोनों प्रांतों में पापड़ भोजन के पहले खिलाने और बाद में खिलाने के अपने अपने लॉजिक है और वो वैज्ञानिक रूप से सही है। भारत में केरल प्रांत की वेशभूषा और राजस्थान प्रांत की वेशभूषा में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रकृति के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। केरल में लोग ज्यादातर सफेद कपड़े पहनते हैं क्योंकि प्रकृति ने वहां पर अपार हरितिमा प्रदान की।
तो जो प्रकृति का रंग है उसके साथ मनुष्य का रंग, व्यक्ति का रंग कैसे आत्मसात हो सकता है, इसलिए वहां पर सादे कपड़े पहने जाते हैं। राजस्थान में चूंकि मरुस्थल ज्यादातर है, वहां प्रकृति ज्यादा रंग नहीं दे पाई, इसलिए व्यक्ति ने अपने शरीर पर रंग धारण करके प्रकृति के रंगों को कहीं ना कहीं कंपेंसेट करने की कोशिश की। ये मैंने सिर्फ आपको दो छोटे उदाहरण इसलिए दिए कि मैं आपको बता सकूं कि संस्कृति के जो विविध रंग हैं, जो विविध आयाम हैं, वो कहां कहां हमारे जीवन में फैले हुए हैं, कैसे कैसे हमारे जीवन में विस्तृत हैं, व्यापक हैं। अगर हम उन सारे आयामों को कहीं ना कहीं एकत्रित करके देखने की कोशिश करेंगे तो महसूस करेंगे ये सॉफ्ट पावर नहीं है, ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। इसी पॉइंट के आधार पर हम पूरे विश्व को बता सकते हैं कि जीवन कैसे जीना है, जीवन की दृष्टि कैसे होनी चाहिए। भारत के ही लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए जीवन की दृष्टि कैसे होनी चाहिए। और जब हम ये विश्व को जीवन दृष्टि बताएंगे, तभी जाकर इस तरह के जो पेंडेमिक्स हैं, इस तरह की जो समस्याएं हैं, इस तरह की आपदाएं हैं, उनसे छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि तब हम ये जानेंगे कि हम प्रकृति के साथ कैसे आत्मसात हों, जीवन के साथ कैसे आत्मसात हों, हमारे जीवन के मूल्य क्या हों, व्यक्ति के प्रति हमारा सद्भाव, हमारी प्रेरणा क्या। और ये भारत के लोग वर्षों से करते चले आ रहे थे, परंपराओं से हम लोग करते चले आ रहे थे। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हमने वो सारी परंपराएं, सारी चीजें कहीं ना कहीं भुला दी थी। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर आया जिसने हमें उन सारी चीजों को एक बार फिर से याद दिला दिया। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर आया जिसने एक बार फिर से हमें झकझोर कर कहा है कि आप अपनी जड़ों पे लौटिए, क्योंकि आपकी जो सांस्कृतिक थाती है वो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। और वो सांस्कृतिक थाती आपको ये संबल प्रदान करती है कि आप न सिर्फ भारत को इस आपदा से निकाल कर रखेंगे, बल्कि समूचे विश्व को इस आपदा से निकाल सकते हैं। और इस आत्मविश्वास के साथ हम और आप अगर संकल्प करें तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में न सिर्फ हम इस आपदा को परास्त करेंगे सब मिलकर, बल्कि समूचे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। जो भारत विश्व गुरु था वो भारत विश्व गुरु है, और वो भारत विश्व गुरु बना रहेगा। इस आत्मविश्वास को हम पूरे विश्व के सामने स्थापित कर सकते हैं। और भारत अगर विश्व गुरु है तो सिर्फ इसलिए कि भारत की एक बहुत मजबूत सांस्कृतिक परंपरा है। तो संस्कृति के उस विशाल दर्शन को आप समझें। इस दृष्टि से एक संस्कृति के सामान्य विद्यार्थी के रूप में मैंने आपके सामने कुछ टूटे फूटे विचार रखने का प्रयास किया है। मुझसे अगर कहीं कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर मैंने जाने अनजाने में किसी की भावनाओं को आहत किया हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूं। किसी को कहीं आहत करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए जुड़ा हूं इस अवसर पर, ताकि एक बार फिर से हम स्मरण कर सकें कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी सांस्कृतिक थाती किस तरह से समाज का पुनर्निर्माण कर सकती है। हमारा संगठन मंत्र है जिसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। बहुत बहुत धन्यवाद।